नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सांसद से संवाद। इस बार हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राजू बिष्ट जी से। राजू बिष्ट जी व्यवसायी हैं, देश के जाने माने व्यवसायी हैं। अगर मैं दार्जिलिंग की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, एक जाना पहचाना चेहरा हैं। उनका राजनीति में आना कैसे हुआ, इसी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आमतौर पर जो MBA करे होते हैं वो छात्र अपने कैरियर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक नौजवान होके राजनीति की राह चुनना क्यों, जब राजनीति पे तमाम तरह के सवाल उठते हैं। राजू जी, स्वागत है आपका। आपकी उम्र 34 साल है और आप MBA कर रहे हैं, जहाँ तक आपकी शिक्षा का मुझे पता चला है। आमतौर पे देखने में ये आया कि लोग अपना कैरियर बनाते हैं, लेकिन आपने इस उम्र में राजनीति की रास्ता चुनी, क्यों? पहले तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे स्टूडियो में बुला करके ये अवसर दिया कि आपके माध्यम से मैं अपनी जनता से सीधा रूबरू हो सकूं। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा जन्म मणिपुर में हुआ जी। नॉर्थ ईस्ट में सबसे दूर म्यांमार के पास लगता हुआ प्रांत है। और फिर बहुत कम उम्र में ही, कम समय में सब तरह के अवसर मुझे प्राप्त हुए। भगवान का मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हमेशा से रही। और मैं करीब 20 साल पहले दिल्ली आ गया था, एक सामाजिक संस्था के साथ जुड़ा था और वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिलता था पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई में भी मुझे मदद मिलती रही और इसी दौरान मुझे दिल्ली देखने और अपने राष्ट्र को समझने का अवसर भी मिला। और पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पूरी तरह दिल्ली में बस गया। लेकिन आज भी मेरे पेरेंट्स और सब लोग मणिपुर में ही रहते हैं। और मुझे लगता है ये भाजपा में ही संभव है कि जो है, ना तो मेरे परिवार से कोई राजनीति में है, ना आगे ना कोई पीछे। उसके बावजूद भी पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। आज देखिए, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र ऐसा है, पूरी दुनिया में दार्जिलिंग को हर व्यक्ति जानता है जी। दार्जिलिंग की चाय की वजह से, दार्जिलिंग की सुंदरता की वजह से, टूरिज़्म को लेकर के। और जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी इतने बड़े अवसर जो है मिलते हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। जी। आप क्या राजनीति में आने से पहले क्या सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे? क्या सामाजिक कार्य करते थे आप? मनोज जी, मेरा मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि शायद मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं बहुत बचपन से ही, करीब आज से 15 साल पहले से, देश भर में करीब 1000 गाँवों में आदर्श गांव योजना के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का और बच्चों के माध्यम से गांव का विकास करने का ये सब काम देखता रहा। और मुझे ऐसा लगा कि जब पार्टी ने मुझे अवसर दिया कि मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता हूं। और जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टाइज है, मैं उसको वहाँ पे प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हुए मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं सेवा कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि हर एक व्यक्ति को मुझे लगता है आकर के इसमें योगदान देना चाहिए। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बहुत, हम सबको प्रेरणा और युवाओं को ऊर्जा मिलती है। जिस तरह से दिन रात जो है 18 से 20 घंटे वो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि समंदर में एक लोटा पानी हमारी तरफ से भी अगर हो सकता है तो मुझे लगता है हमारा जीवन सार्थक होगा। और बस इसी उद्देश्य से हम लोग राजनीति में आए। मणिपुर में आपका जन्म हुआ, मणिपुर आपकी जन्मभूमि है, लेकिन आपने अपनी राजनीतिक कर्मभूमि, संसदीय क्षेत्र की कर्मभूमि दार्जिलिंग को चुना किया। देखिए, मुझे हमेशा से नॉर्थ ईस्ट, और क्योंकि नॉर्थ बंगाल भी नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ है, क्योंकि मेरा जन्म नॉर्थ ईस्ट में हुआ, तो मैं ऐसा हमेशा से महसूस करता था जो पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट की है उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में कभी विकास नहीं हुआ। इसकी वजह से आतंकवाद, उग्रवाद, ये सब चीज़ें भी बहुत हुई। उसका एकमात्र कारण था कि आज़ादी के बाद जो भी सरकारें
केंद्र में रही, कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ उन्होंने नहीं देखा। जब चुनाव आते थे जरूर प्रांतों में जाते थे, भाषणबाजी होती थी, लेकिन जो विकास नॉर्थ ईस्ट का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मुझे ये बात हमेशा से खटकती थी और मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ करूं। तो नॉर्थ ईस्ट में भी करीब 200 गांव में मैं काम करता था, साथ में अपने लोगों को बीच में रह कर के काम करने का अवसर मिला। तो मुझे लगता है ये सोने में सुहागा वाली बात होगी, इसीलिए मैं दार्जिलिंग गया। जी राजू जी, दार्जिलिंग जो है दुनिया भर में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और अपनी चाय के लिए। चाय बागान जो दार्जिलिंग के हैं वो दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं। चाय बागान की जो समस्या हैं, जो वहाँ लोग काम करते हैं, क्योंकि चाय से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं कर्मचारियों की जो रहती हैं वो समय समय पर उभर के सामने आती रहती हैं। चाय की दृष्टि से दार्जिलिंग का विकास हो, उसका जो कर्मचारी हैं उनको वेज बोर्ड बेहतर मिले, इसके लिए आपने कुछ किया? मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं 2019 में चुनाव के समय में गया दार्जिलिंग और दार्जिलिंग को बहुत करीब से देखा और जानने की कोशिश की, तो मुझे बहुत दुख हुआ। देखिए, दार्जिलिंग के चाय बागान करीब 200 वर्षों से चल रहे हैं और आज पूरे देश ने इतना विकास किया है, देश इतना आगे बढ़ा है, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा ये देख करके कि अंग्रेज़ों के बनाई हुई प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 का कानून वो आज भी दार्जिलिंग के चाय बागान में लागू था। और मैं बहुत इसके लिए केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का विशेष करके बहुत आभारी हूँ कि पिछला जो पार्लियामेंट सेशन हुआ उसके अंदर में एक लेबर कोड बिल पास हुआ। अब उस लेबर कोड बिल पास होने के बाद जो प्लांटेशन, जिसको पीएलए एक्ट 1951 कहते थे, वो रद्द हुआ, उसके अंदर में वो मर्ज हो गया। उसके कारण अभी उसके रूल्स बन रहे। आने वाले समय में चाय बागान से जुड़े हुए हर एक श्रमिक को उनको मिनिमम वेज का गारंटी वो कानून देता है। आज तक चाय बागान में 8 घंटे तक जो हमारे श्रमिक माता पिता भाई बहन काम करते हैं उनको सिर्फ 8 घंटे में 176 रुपया ही मिलता था, जबकि पश्चिम बंगाल में जो स्किल लेबर है 8 घंटे में उसको भी 350 रुपया मिलता है। जबकि चाय बागान की पत्ती टिपना, ये कहने के लिए बहुत आसान लगता है पत्ती टिपना, लेकिन इसके लिए बहुत आपको हाईली स्किल्ड होना पड़ता है, जबकि उनको 176 रुपये मिलता था। सो पश्चिम बंगाल, आसाम, जितने भी हिंदुस्तान में चाय बागान है, उस चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आने वाले समय में रूल्स जैसे ही बन जाएंगे उसके बाद कम से कम उनको 300 रुपये मिनिमम वेज के रूप में मिलेगा जी। क्योंकि आज तक जो कानून था उसके अंदर में, कानून तो बहुत अच्छा था पीएलए एक्ट, लेकिन वो कानून सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर नहीं था जी। इतना ही नहीं, उस कानून के माध्यम से आज चाय बागान में देखिए कोई भी ईएसआई का अस्पताल नहीं है। आने वाले समय में सारे चाय बागान के लिए ईएसआई के अस्पताल की व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से होगी। सो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों की एक ये बहुत पुरानी मांग थी कि उनको मिनिमम वेज का पूरा भत्ता मिले। ये भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसको लागू करवाया। अब उनकी एक दूसरी सबसे बड़ी मांग है पर्जा पट्टा। है क्या 200 वर्षों से ज़्यादा चाय बागान के अंदर में श्रमिक परिवार, उनका घर, उनकी बाड़ी, उनकी खेती वहाँ पे है, लेकिन आज भी 200 वर्ष से ज़्यादा हो गए उनके पास उस ज़मीन का अधिकार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और मैं हमेशा से केंद्र सरकार से और पार्लियामेंट में विषय रखता रहता हूँ कि जिस तरह से ये जो FRA एक्ट 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कानून लागू हुआ देश भर में, इसी तरह मैं चाहता हूं कि चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक या दार्जिलिंग में सिंखोना बागान में काम करने वाले श्रमिकों को वो जमीन का पर्जा पट्टा उनको मिले। आने वाले समय में इसके लिए जो भी बन सकेगा मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। जी, चाय बागान में जो काम करते हैं उन्हें अच्छा वेतन मिले, इसके लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध दार्जिलिंग में बेरोजगारी की एक समस्या है। लोग रोजगार चाहते हैं, पर्यटन की दृष्टि से वहाँ अपार संभावनाएं हैं। आपने इन दोनों मोर्चों पर
विकास के लिए, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, पर्यटन का विकास भी हो, इसके लिए क्या किया? देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। कारण ये है कि पश्चिम बंगाल में 200 किलोमीटर से ज़्यादा कोस्ट लाइन है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है, यानी पानी की कोई कमी नहीं है। उसकी वजह से जो है आप कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। 90,000 से ज़्यादा की छोटी बड़ी सड़कें हैं, 4,000 किलोमीटर से लंबा नेशनल हाईवे और स्टेट का हाईवे है, 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले पश्चिम बंगाल में हैं। मतलब सब कुछ होते हुए भी मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है, मैं राजनीति में हूँ इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है मैं आपके माध्यम से शेयर कर रहा हूँ कि जो पश्चिम बंगाल आज़ादी के समय था, पिछले 72 साल में पिछड़ा है। आज़ादी के समय में इकोनॉमी में पश्चिम बंगाल नंबर 1 होता था, आज 15वें नंबर पे है। यानी हर साल पश्चिम बंगाल डिटोरेट होता रहा है। 34 साल तक सीपीएम ने राज किया और पश्चिम बंगाल का जो नुकसान कर सकते थे उन्होंने किया। और पिछले 10 साल में जो टीएमसी की सरकार है, जो कुछ भी बचा कुचा था उसको भी खत्म कर दिया। मुझे ये बड़ा दुख लगता है कि जो पोटेंशियल पश्चिम बंगाल की है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं नॉर्थ बंगाल या पार्टिकुलर दार्जिलिंग की, देखिए चाय बागान एक इंडस्ट्री है जिसके कारण बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, आज भी है। लेकिन चाय बागान की भी अनदेखी हुई है, चाय बागान आज बंद हो रहे हैं। उस चाय बागान को दोबारा से चालू करना ये मेरी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि उसके कारण 5 लाख से अधिक परिवार उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। और वो भी कौन परिवार, ज़्यादातर उसमें एससी हैं, एसटी हैं, राजवंशी हैं, आदिवासी हैं, कोच हैं, मेचे हैं, टोटो हैं, गोरखा हैं, ये सब लोग काम करते हैं। और उस चाय बागान में 50% से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा जैसा आपने बताया, टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस हिसाब से हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। आज टूरिज्म लोग सिर्फ दार्जिलिंग को देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे नदियाँ हैं, तीस्ता नदी है, राफ्टिंग के लिए, स्पोर्टिंग के लिए, और मतलब टूरिज्म के एंगल से भरपूर वहाँ पे क्षमताएं हैं। लेकिन उस वजह से उसका जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो सब नहीं हुआ। क्योंकि आज तक पश्चिम बंगाल में जो भी सरकारें रही, उन्होंने सिर्फ राजनीति किया है। वास्तव में जो जनता की सेवा करनी चाहिए थी वो पिछले 34 और 10 साल 44 साल के अंदर में बिल्कुल भी नहीं हुआ। राजू जी, आपका कहने का मतलब ये है कि कोलकाता में जिसकी सरकार रही, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग हिस्सा है, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीट है आपकी, लेकिन दार्जिलिंग की उपेक्षा की गई, इसीलिए गोरखालैंड की मांग उठी। देखिए, दार्जिलिंग की उपेक्षा तो हुई है, लेकिन उतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, पूरे नॉर्थ बंगाल की जो है बहुत अनदेखी हुई है। दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स, ये जो हमारा कुछ क्षेत्र है, वहाँ से पूरे स्टेट का करीब 20% रेवेन्यू जाता है, लेकिन बदले में विकास के लिए कुछ भी नहीं मिलता। रही बात आपने जो बात की गोरखालैंड की, देखिए गोरखाओं की ये समस्या है, क्योंकि गोरखाओं की एक आइडेंटिटी की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो भी गोरखा कहीं मिलता है, लोग सोचते हैं नेपाल का है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। 1.5 करोड़ हमारे अपने हिंदुस्तानी गोरखा भी हिंदुस्तान में रहते हैं। नेपाल के साथ हमारा ट्रीटी है, हमारा फ्रेंडशिप एग्रीमेंट है, उसके कारण ठीक है, नेपाल के भी कुछ लोग भारत में रहते हैं, भारत के भी कुछ लोग नेपाल में रहते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसी देश में 1.5 करोड़ गोरखा भी हैं। और जैसे मैंने बताया, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मुझे गर्व है गोरखा होने पे, और मुझे बड़ा गर्व लगता है जब मैं पार्लियामेंट में आता हूँ और हमारे श्री शहीद दुर्गामल जी का उनकी मूर्ति प्रतिमा मुझे दिखती है। और गोरखाओं का देश के प्रति बहुत योगदान है। आज़ादी के बाद आज तक कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें कभी भी गोरखाओं को वीरता पुरस्कार न मिला हो जी। और इतना कुछ होते हुए भी जो है, मतलब आज़ादी के बाद गोरखाओं की उपेक्षा होती रही, उनको वोट बैंक के रूप में हमेशा देखा रहा। लेकिन मैं मेरे पार्टी का बहुत आभारी हूँ। 2019 में हमने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट ये लिखा है कि दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की स्थायी राजनीतिक समाधान हम करेंगे। और मैं ये देखता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी असंभव काम थे वो सब जो है संभव करके दिखाए हैं जी। चाहे वो 370 का हटना हो, चाहे
बोरोलैंड का इशू को रिजॉल्व करना हो, ब्रू रिंग की समस्या हो, चाहे सीए कानून बनना हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये सारे असंभव काम हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की जनता के लिए उनके सपनों को पूरा करता हुआ स्थायी राजनीतिक समाधान जरूर होगा। और जो भी समाधान होगा वो भारत के संविधान से होगा। और मैंने ये चीज़ और भी देखा कि इतने बड़े देश में जो भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान भारत के संविधान में है। और ये चीज़ मैंने पिछले 1.5 साल में पार्लियामेंट में आकर के इस चीज़ को समझा और महसूस किया। लेकिन एक चीज़ बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम दार्जिलिंग की उपेक्षा की गई, विकास जितना होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मामले में ये माना जाता है कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती रहा है। राजनीतिक हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से लगातार आती हैं। यह माना जाता है ममता बनर्जी लोकप्रिय नेता पश्चिम बंगाल की हैं। वामपंथी कांग्रेस का गठबंधन पश्चिम बंगाल में है। आपको लगती है बदलाव की कोई उम्मीद? देखिए, हर चुनाव चुनौती होती है और हर राजनीति पार्टी को ये मानना चाहिए, मानती भी है। लेकिन मैं आपको एक हकीकत और सच्चाई भी बताना चाहूँगा। टीएमसी की सरकार 3 नारों के साथ सत्ता में आई थी, माँ, माटी और मानुष। आज देखिए, जब मैं माँ की बात करता हूँ, पश्चिम बंगाल में महिला सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। पूरे देश भर में महिलाओं के ऊपर में जो उत्पीड़न होती है, अत्याचार होता है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे है। 2018 में नेशनल क्राइम रिपोर्ट की जो डाटा आई थी, 18 के बाद उन्होंने डाटा देना बंद कर दिया। 2018 में 65,000 से ज़्यादा महिलाएं पश्चिम बंगाल से लापता हुई। देश भर में जो कन्विक्शन रेट है 23% से ज़्यादा है, जबकि पश्चिम बंगाल में 5% से कम है। और जब मैं माटी की बात करता हूँ, आपने भी मीडिया के माध्यम से सुना होगा, 150 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता मार दिए गए। इसी तरह ओपोजिशन के बहुत सारे कार्यकर्ता भी मार दिए गए। यानी आज पश्चिम बंगाल की माटी ओपोजिशन के लीडर और कार्यकर्ताओं से लथपथ है जी। और जब मैं मानुष की बात करता हूं, आप देखिए, पुलिस के अत्याचार से, पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उनके अत्याचार से आज पश्चिम बंगाल की जनता परेशान है। टीएमसी के करप्शन से, कट मनी से, उनके अत्याचार से आज पश्चिम बंगाल की जनता परेशान है। क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ ममता दीदी को पश्चिम बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार बनाया जी। उनको ये लगता था कि ये महिला है, शायद हमारी पीड़ा ये ज्यादा समझ सकती है। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जब से टीएमसी की सरकार रही, पश्चिम बंगाल की जनताओं को लाठी और डंडे पड़े हैं और पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। और आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2021 में बनेगी, पूरी बहुमत के साथ बनेगी। ममता बनर्जी कहती थी कि हम दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बना देंगे। दार्जिलिंग स्विट्जरलैंड बना? देखिए, इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की और इनकी घोषणाएं सिर्फ कागजों तक ही सिमटी रही और न तो दार्जिलिंग कभी इन्होंने स्विट्जरलैंड बनाया, लेकिन गोरखाओं के ऊपर उन्होंने बहुत अन्याय और अत्याचार किया। 2017 में जो आंदोलन हुआ था, 20 सड़क पे 13 गोरखा भाई और बहन को इन्होंने अपनी पुलिस लगा करके उनको शहीद करवाया। और आज पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की जो जनता है, विशेष करके गोरखा है, वो इस अन्याय को कभी भूल नहीं सकता। और जितना दार्जिलिंग से धन लूट सकते हैं, जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया, इसी तरह टीएमसी ने दार्जिलिंग को लूटने का काम किया, लोगों को पीड़ा देने का काम किया। और विकास के मामले में आज तक दार्जिलिंग की जनता को बदले में कुछ भी नहीं मिला। जी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने ममता बनर्जी की बात कही। एक योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उसमें हर सांसद से प्रधानमंत्री जी ने अपील की, एक गांव गोद लें। आपने कोई एक गांव अपने संसदीय क्षेत्र में आदर्श ग्राम बनाया? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पश्चिम बंगाल में आज कोई भी ओपोजिशन का कोई भी सांसद हो, विधायक हो, पश्चिम बंगाल में वो काम नहीं कर सकता। यानी पश्चिम बंगाल की सरकार, जो टीएमसी के सरकार रहते हैं, हम कुछ भी अच्छा करना चाहे फिर भी वो नहीं करने देते। न प्रशासन सुनता है, न डीएम सुनता है, न एसपी सुनता है, न ही वहाँ की सरकार सुनती है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत काम पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों हुए हैं।
और जब व्यक्तिगत आपने आदर्श गांव योजना की बात की है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, दार्जिलिंग मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है, एक गांव तो लिया ही है, उसके अलावा और भी गांव मिला करके करीब 150 गांव में मैं आदर्श गांव योजना का काम चला रहा हूं। और उस आदर्श गांव योजना के अंतर्गत हर गांव में, इन 150 गांव में 20 से 25 बच्चे रोज़ 2 घंटा अपना पढ़ाई करते हैं। शनिवार और रविवार को हम उनसे गांव में सफाई और श्रमदान भी कराते हैं। उन बच्चों के माध्यम से उनके माता पिताजी को जोड़ के उनका भी शिविर कराते रहे, कभी मातृ सम्मेलन, कभी पितृ सम्मेलन। यानी हम चाहते हैं उन 25 बच्चों के माध्यम से गांव के लोग एकत्रित हो और हर एक गाँववासी अपने गांव को एक बड़ा परिवार समझे। और उसके अंदर में काफ़ी काम हुआ है। मुझे लगता है आने वाले समय में जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मेरी इच्छा है कि उन 150 गाँव को उस उम्मीद तक ला करके खड़ा करूं। जी, कोई ऐसा लक्ष्य जो आप खास तौर पे चाहते हो कि मैं अपने दार्जिलिंग को ऐसा शहर बनाऊंगा, कोई ऐसी समस्या जिसका आप समाधान प्राथमिकता पे चाहते हो? देखिए, मैं चाहता हूं कि दार्जिलिंग की जो पोटेंशियल है और साथ ही सिलीगुड़ी की जो पोटेंशियल है, देखिए अगर मैं बात करूं सिलीगुड़ी, ये जो चिकन नेक क्षेत्र पूरा हम जिसको बोलते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट का विकास करना होगा, नॉर्थ बंगाल की विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी ही सिलीगुड़ी से होकर के जाती है। अभी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का विशेष मैं आभारी हूँ कि जो कलकत्ता से लेकर के सिलीगुड़ी तक एक कॉरिडोर बनेगा। और वो कॉरिडोर एक सड़क नहीं होगा, वो वास्तव में पूरे ईस्ट इंडिया को और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए विकास का एक राजमार्ग बनने वाला है। सो मैं जब देखता हूँ कि दार्जिलिंग एक ऐसा क्षेत्र है, पूरे भारत में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ मेरे बॉर्डर से भूटान लगा हुआ है, एक तरफ बांग्लादेश है और करीब 50 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस के ऊपर में चाइना है। सो 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ, टूरिज्म, चाय से लेकर के, टिम्बर से लेकर के, हाइड्रो से लेकर के, सर्विस सेक्टर से लेकर के, ट्रेडिंग हब से लेकर के, एजुकेशन हब से लेकर के, साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे भी वहीं से होकर के जाता है। सो इतना पोटेंशियल होने के बाद भी उसको एक्सप्लोर नहीं किया। कई बार मुझे ये भी फील होता है, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम आने वाले समय में ये काम आसानी से हो सकते हैं। और देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा, मैं तो बिजनेस से भी जुड़ा हुआ हूँ और हमें ये अच्छे से आता है कि अगर कहीं पोटेंशियल दिखता हो उसको एक्सप्लोर करना आता है। और मैं बहुत आभारी हूँ देश की जनता का, विशेष करके दार्जिलिंग की जनता का और हमारी पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का। इतने कम उम्र में ये मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि 5 साल तक जो हमारी पार्टी के सपने हैं या हमारी क्षेत्र की जनताओं के सपने हैं या जैसा हमने संकल्प पत्र में और सब चीज़ें वादे किए हैं, उसको पूरी ईमानदारी से पालन करूं। जी, राजू बिष्ट जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मनोज जी। तो ये थे दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राजू बिष्ट जी, जिन्होंने हमसे बात की और बताया वो अपने संसदीय क्षेत्र दार्जिलिंग के लिए भविष्य में क्या कुछ करने वाले हैं। तो आज सांसद से संवाद में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।